लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ लिया था। अभी हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आप लोगों का लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ने से पहले वैसे तो ये पता होना चाहिए कि लैटिस क्या होता है, बट बेसिकली लैटिस की ज़्यादा अच्छी फील आपको 12th स्टैंडर्ड के सॉलिड स्टेट में आती है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम लोग किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स आपके स्पेस में अरेंज रहते हैं वो चीज़ सीखते हैं। तो देयरफॉर वहाँ पर जब तुम ये टॉपिक पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा इस टॉपिक में ये लैटिस का मतलब ये होता है या वो होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि लैटिस इज सेम लाइक अ मॉलिक्यूल, तो वैसे तो ये चीज़ गलत है। लैटिस और मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, उनकी डेफिनेशन में डिफरेंस है। ठीक है, लैटिस एक अलग दुनिया है और आप लोगों का जो मॉलिक्यूल है वो एक अलग है दुनिया। तो अभी फिलहाल अगर मैं लैटिस की बात करूँ तो लैटिस हम लोग स्पेसिफिकली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप लोगों के कोवैलेंट टाइप के कंपाउंड्स के लिए लैटिस डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी भी आप लोगों के आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ही लैटिस बनाया जाएगा। अब आयोनिक कंपाउंड में होता क्या है? आयोनिक कंपाउंड में एक कैटायन होता है और एक अनायन होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ज़्यादा डिटेल आपको 12th स्टैंडर्ड के सॉलिड स्टेट में मिलेगी। जब आप 12th स्टैंडर्ड में NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, अब तुम्हें लगेगा अरे NaCl का स्ट्रक्चर कौन सी बड़ी बात है, तो वहाँ पता चलेगा कि वो कौन सी बड़ी बात है आप लोगों की। इसमें देखो, तो जो NaCl होता है, हमें पता है कि NaCl में एक Na+ आयंस होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास ये जो Na+ आयन होता है, ऐसा नहीं होता कि इस Na+ आयंस के बाजू में सिर्फ एक Cl नेगेटिव हो, ऐसा नहीं होता। जब हम लोग, ठीक है, आप लोगों के Na+ आयंस को देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि आपका वो एक Na+ आयंस टोटल 6 Cl नेगेटिव आयंस से सराउंडेड रहता है। अब हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग कंपाउंड्स में 6 ही रहे, किसी में 8, किसी में 4, ऐसा होता है जिससे आप लोग सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानोगे। लेकिन वो एक Na+ आयन टॉप से एक Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड रहता है, बॉटम से रहता है, लेफ्ट से रहता है, राइट से रहता है, फ्रंट से रहता है, ये फ्रंट से रहता है, बैक से रहता है। टोटल 6 तरीक़ों से आपका Na+ आयन Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड रहता है। और फिर अगेन यहाँ पे उसके आजू बाजू का हर एक Cl नेगेटिव आयन आप लोगों का क्या रहेगा, अगेन आजू बाजू के Na+ आयन से और सराउंडेड रहेगा। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, इस टाइप के स्ट्रक्चर में आप लोगों का एक आयन अपने दूसरे आयन से सराउंडेड है, फिर वही दूसरा आयन उसी के सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए अपोजिट आयन से सराउंडेड है। तो एक रिपीटेशन दिख रहा है, एक रिपीटेशन दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, एक पैटर्न दिख रहा है, एक रिपीट हो रही है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आपस में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और जब ऐसी ही रिपीटेटिव यूनिट्स को हम क्लब कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लैटिस। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस। ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस सॉलिड स्टेट्स के लिए रखते हैं, बट राइट नाउ इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म लैटिस एनर्जी? ठीक है, अब ये होता क्या है लैटिस एनर्जी? तो जब आपको अगर कोई पूछेगा कि लैटिस एनर्जी नामक भला क्या है, तो अगर मैं को पूछने जाऊंगी कि मुझे बुक की लैंग्वेज में, तो बुक की लैंग्वेज में हम लोग लैटिस एनर्जी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये आप लोगों की वो एनर्जी है, ठीक है, जो कि रिलीज हुई। क्यों रिलीज हुई? क्योंकि जब आप Na+ आयंस को और Cl नेगेटिव आयंस को एक दूसरे के क्लोज लाओगे तो अपोजिट चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो जब आपके पास 1 मोल का आपको कोई एक सॉलिड आयोनिक कंपाउंड बनाना हो, तो 1 मोल का सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसके, ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, गैशियस कंस्टिट्यूएंट आयंस को आपस में क्लोज लाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उनके गैशियस कंस्टिट्यूएंट आयंस क्लोज लाओगे तो क्लोज लाने की वजह से 1 मोल का आयोनिक सॉलिड बनेगा। क्या वो आयोनिक सॉलिड आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हो जाएगा कैसा, बताओ, कि आपको वो चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, और रिपीट कर करके वो इतना बड़ा दिखेगा, तब आप बोलोगे कि अच्छा ये एक NaCl का मॉलिक्यूल मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये
रिपीटेशन जो होती है उस रिपीटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का लैटिस कहते हैं। इसी रिपीटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। ठीक है, बस अब लैटिस के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग बाद में इकट्ठी करती बैठेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब लैटिस एनर्जी में और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या अंतर है। लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी एक एक आयन के बारे में बातचीत करती है, जैसे कैटायन या फिर अनायन। लेकिन लैटिस एनर्जी में कॉम्बिनेशन चलता है कैटायन और अनायन का। ठीक है, लैटिस एनर्जी में कैटायन और अनायन का कॉम्बिनेशन चलता है। अकेले कैटायन का या अकेले अनायन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में दोनों का होना आवश्यक है। तो देयरफॉर लैटिस एनर्जी में आपको दोनों चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। वो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स है जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गई हूँ, रुको रुको रुको, पहले उसको देख लेते हैं, बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग को देखते हैं। तो क्या बताया मैंने तुम्हें कि अगर आप लोगों के पास कोई गैशियस कैटायन है और अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास एक गैशियस अनायन है, तो गैशियस और अनायन और कैटायन को जब आप कंबाइन करोगे और आप एक आयोनिक कंपाउंड ए भी तैयार करोगे, तो उस वक्त सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है, इसी सिचुएशन का रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि अगर आपके पास पहले से कोई एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट का होगा डेफिनेटली वो आयोनिक कंपाउंड, और उस सॉलिड स्टेट के आयोनिक कंपाउंड के अंदर से तुम चाहते हो कि काश मैं इसके अंदर से इसके आयंस को मैं अलग कर पाता, तो जब तुम ऐसा आयंस को अलग करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उस सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जो तुम एनर्जी सप्लाई करोगे वो एनर्जी सप्लाइड भी लैटिस एनर्जी ही कहलाती है। तो लैटिस एनर्जी में दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं, ब्रेक डाउन करने वाली एनर्जी एज वेल एज उनको जोड़ने वाली एनर्जी। आयंस को अगर जोड़ के कंपाउंड बना रहे हो तो वो भी जो आप एनर्जी निकली उस वक्त वो भी लैटिस एनर्जी। कंपाउंड पहले से बना हुआ था, उसको तोड़ के आयंस बनाए, तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी दैट इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी पर। तो देखो, जो पहला फैक्टर है जो आप लोगों की लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करता है वो क्या है, सबसे पहला फैक्टर इज चार्ज। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर इज चार्ज। सीधा सीधा है, ऑलरेडी हाइड्रेशन एनर्जी में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अभी वापस से क्या डिस्कशन करने लायक उसमें कुछ बचता नहीं है। चार्ज, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। लास्ट टाइम भी मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड लगाया था हाइड्रेशन में, क्यों लगाया था उसको अभी मैं इस वाले लेक्चर में रिपीट नहीं कर रही हूँ, अभी बताया है प्रीवियस वाले में मैग्नीट्यूड क्यों लगाते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ पर हम किसका चार्ज लिखते थे, उस बीच में पड़े हुए आयन का। वो आयन हो सकता है कैटायन हो सकता है वो अनायन हो, लेकिन यहाँ पे लैटिस की बात चल रही है। लैटिस में अकेला कैटायन अकेला अनायन तो बैठेगा नहीं, तो देयरफॉर लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कैटायन है उसके चार्ज के मल्टीप्लाई बाय जो कैटायन है अनायन है सॉरी उसके चार्ज के, उनके चार्ज के प्रोडक्ट के पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। क्योंकि लैटिस एनर्जी में अकेला कैटायन या अकेला अनायन तो हो नहीं सकता। सेकेंड थिंग, वो और किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे लास्ट केस में लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, साइज के, आयोनिक साइज के, किसके, या तो कैटायन के या तो अनायन के। बट यहाँ तो कैटायन भी है यहाँ तो अनायन भी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरी एक स्पीशीज कैटायन है और इसके बाजू में एक स्पीशीज मान लेते हैं अनायन है, तो इन कैटायन और अनायन के बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे आपकी लैटिस एनर्जी क्या करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ कैटायन के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ अनायन के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये आप लोगों के कैटायन और अनायन दोनों के जो डिस्टेंस है या रेडियस है उनके सम पे डिपेंड कर रही है। या मैंने R प्लस लिखा है, R निगेटिव लिखा है, जहाँ पे R प्लस का मतलब होगा आप लोगों का साइज, किसका साइज, ऑब्वियसली कैटायन का, और यहाँ पे R निगेटिव का मतलब क्या होगा, साइज ऑब्वियसली किसका, अनायन का। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद एक तीसरा और एक सबसे ज़रूरी नोट आप लोगों को याद रखना है, और ये तीसरा और सबसे ज़रूरी नोट देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1 है इस नोट को लेकर कि कभी कभी होता क्या है, हम लोगों के पास साइज और चार्ज दोनों फैक्टर्स होते हैं।
अब आंसर साइज के हिसाब से निकालें कि आंसर चार्ज के हिसाब से निकालें, ये समझ में नहीं आता है। तो अगर आप कभी इस तरीके की दुविधा में पड़ जाओ कि साइज और चार्ज फैक्टर आप अगर दोनों ही आपके पास है, तो जो आपका चार्ज फैक्टर होगा, चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू साइज फैक्टर। अब इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं कि क्यों आप लोगों का चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। क्योंकि कभी भी तुम देखना, जैसे कि लेट्स इमेजिन आपके पास एक स्पीशीज है ए स्पीशीज से अगर आप बी स्पीशीज में जाते हो, ए से बी नहीं सोचो, ए स्पीशीज है उसके ऊपर का चार्ज A+1 है। अब आपने उसका चार्ज A+2 कर दिया तो कितने का डिफरेंस आया? +1 का। या फिर A+3 कर देते, कितने का डिफरेंस आता? +2 का आता। तो जब भी चार्ज वेरी करता है वो हमेशा इन क्या कहते हैं 1 यूनिट से वो वेरी करता है। ठीक है, कभी ऐसा पाया है क्या तुमने कि नहीं यार चार्ज तो ना मेरा 0.02 से वेरी कर रहा है, कैटायन बनाया है ए की पावर 1.23 का अलग कैटायन है मेरा, तो ऐसा नहीं होता, हमेशा पूरे के पूरे एक 1 से वेरी करता है। लेकिन उसी की उलट साइज में ऐसा नहीं चलता है, साइज में इसका उल्टा चलता है, मतलब उल्टा यानी कि अलग हिसाब किताब चलता है। मान लेते हैं पहले A+ का साइज था 1.23 और A2 पॉजिटिव का साइज हो गया 1.21। सोचो कितना छोटा सा डिफरेंस आया है। तो ये छोटा सा डिफरेंस उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो पाता है, चार्ज उस पर ज़्यादा भारी पड़ जाता है। देयरफॉर कभी अगर साइज और चार्ज दोनों के झमेले में पड़ जाओ तो ध्यान रखना किसको इज्जत दोगे, साइज को इज्जत नहीं दोगे, अपने चार्ज को इज्जत दोगे। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने दिया है LIF दिया है, LII दिया है, LIBR है और LICL है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें बताना है कि किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जो चारों में कॉमन है उस ऑप्शन को हटा दो। तो चारों में कॉमन कौन है? लिथियम, उसको हटाया, बचा क्या? F निगेटिव, बचा क्या? I निगेटिव, बचा क्या? Br निगेटिव, बचा क्या? Cl निगेटिव। अब चार्ज तो सब में ही सेम है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चार्ज के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी चीज़ों का चार्ज कैसा है? सेम है। अब अगर चार्ज के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता तो किसके बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे? साइज। लैटिस एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप चलता है साइज के साथ। ठीक है, किसका साइज? क्या सिर्फ कैटायन का? क्या सिर्फ अनायन का? नहीं, कैटायन और अनायन के बीच के डिस्टेंस का। अब लिथियम का साइज तो वेरी होगा नहीं, वो तो फिक्स है, मतलब फिक्स है। अगर मैं बोलूँ लिथियम का साइज x एंगस्ट्रॉम है तो चाहे चारों केसेस में उतना ही होगा। तो अगर मैं ये कहूँगी कि लिथियम को मैंने फिक्स कर दिया, लिथियम तो वेरी हो नहीं रहा है, तो ऐसे में जो लैटिस एनर्जी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R+ और R निगेटिव के, तो इसको तो मैं फिक्स कर चुकी हूँ ना। तो जितना ज़्यादा R निगेटिव होगा उससे R+ और R निगेटिव का जो सम है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब किसका साइज सबसे बड़ा है? आपके आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और सबसे छोटा किसका है? F का। क्योंकि F का साइज सबसे छोटा है तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी? LIF में, उसके बाद LICL में, उसके बाद LIBR में और उसके बाद LII में। ये हो गया, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको कंपैरिजन करने को दिया है Na2O और साथ में कंपैरिजन करने को दिया है NaF। कंपैरिजन की बात करते बराबर पहले ये देखो क्या चीज़ दोनों में सेम है। Na कैटायन सेम है तो कंपैरिजन O के रिस्पेक्ट में और F के रिस्पेक्ट में करोगे तो O 2 निगेटिव होता है और F निगेटिव होता है। पिछले केस में चार्ज सेम था, इस केस में चार्ज सेम नहीं है। तो अगर मैं चार्ज के हिसाब से चलने की कोशिश करूँ, अगर मैं चार्ज के हिसाब से चलने की कोशिश तो चार्ज के हिसाब से क्या नहीं, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, बराबर है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। क्या सिर्फ अनायन का चार्ज देखते हैं क्या? नहीं, आपके कैटायन और आपके अनायन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो जब मैं Na2O की बात करती हूँ तो Na2O में सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1 का चार्ज है। अब ऐसा मत बोलना क्योंकि 2 सोडियम है तो +2 का चार्ज है, ठीक है। Na+ के ऊपर कितना चार्ज है सिर्फ उतना बताओ। +1 का चार्ज है 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन पे कितना है 2 का, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बैठा? 2। Na पे कितने का चार्ज है? 1 पे। फ्लोरीन पे भी कितने का चार्ज है? 1, तो इनका प्रोडक्ट कितना बैठा? 1।
तो अगर मैं इस नियम को मैं अगर फॉलो करूं तो मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, Na2O की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू NaF, ये मेरा आंसर आना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, एक इंसान ये भी मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि नहीं साइज के बेसिस पे जाओ। तो अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को साइज के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे तो तुम तो जानते हो O2 नेगेटिव और F नेगेटिव में किसका साइज बड़ा होता है। ऑब्वियसली आप लोगों का किसका साइज बड़ा होगा, सोचो, O2 नेगेटिव कि F नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, घटता है। तो किसका साइज बड़ा होगा, O2 नेगेटिव का। और अभी अभी हमने कंसेप्ट सीखा है कि चार्ज का जो रेशो होता है, मतलब रिलेशनशिप जो होता है वो साइज से इनवर्स होता है। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी का जितना ज़्यादा साइज लैटिस एनर्जी उतनी ही कम। तो साइज क्योंकि O2 नेगेटिव का है तो इस हिसाब से तो Na2O की लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू NaF। ये साइज के हिसाब से आंसर आ रहा है। अब साइज वाले आंसर को प्रायोरिटी दें कि चार्ज वाले आंसर को, तो अभी अभी तुम्हें मैंने ऊपर बताया है कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि जो फैक्टर होता है चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है किसके ऊपर, आपके साइज के ऊपर। ठीक है, तो जब आप लोगों का चार्ज भी वेरी कर रहा हो, जब साइज भी वेरी कर रहा हो, तो क्या करने का, चार्ज को इंपॉर्टेंस देना। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे कंसेप्ट पे। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, इमेजिन करो आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, और भी ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट किए जा सकते हैं, मैंने कोई भी 3 दे दिए। MgF2 दे दिया है, AlF3 दे दिया है और NaF दे दिया है। बहुत ही सिंपल है। इस बार सेम क्या है, अनायन। तो इस बार कंपैरिजन किसके बेसिस पे होगा, आपके कैटायन के बेसिस पर। तो अगर मैं कैटायन के बेसिस पे कंपैरिजन करूँ तो ये होगा Mg2+, ये होगा Al3+, और ये होगा Na+। यानी कि यहाँ पे अगर मैं चार्ज के बेसिस पे बात करूँ तो चार्ज आप लोगों का सेम नहीं है। अब अगर चार्ज सेम नहीं है तो नियम क्या चलता है बताओ, आप प्रोडक्ट निकाल के देखो। Mg के ऊपर कितना चार्ज, 2, फ्लोरीन पे कितना, 1, 2 1 2। Al पे कितना चार्ज, 3, फ्लोरीन पे कितना, 1, प्रोडक्ट आया 3। Na पे कितना चार्ज, 1, फ्लोरीन पे कितना, 1, प्रोडक्ट आया 1। जिसपे जितना ज़्यादा होगा आंसर वो होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, AlF3 का, उससे कम किसका होगा, MgF2 का, और सबसे कम किसका होगा, NaF का। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने साइज वाला फैक्टर नहीं देखा है, याद रखोगे, यहाँ पे भी मैंने साइज वाला फैक्टर नहीं देखा। अच्छा, इसके अलावा और क्या कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है वो उसको भी देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या, तो जैसे आप लोगों के पास अगर बातचीत की जाए तो एक और नया क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 1 का दे दिया है, KF दे दिया, RBF दे दिया, ठीक है, LIF है, CSF है। अब करो इसको अरेंज लैटिस एनर्जी के हिसाब से। तो इस बार फ्लोरीन तो फिक्स है, ठीक है, तो फ्लोरीन की नज़र से तो देखो ही मत, K+, RB+, Li+ और CS+। बाप रे, इस बार तो चार्ज भी सेम है। तो अगर चार्ज आपका सभी में सेम हो तो फिर कौन सा वाला फैक्टर देखेंगे, देयरफॉर साइज वाला जो फैक्टर है उसको इज्जत दी जाती है ना। तो इस हिसाब से किसका साइज सबसे बड़ा है, सीशियम का। तो सीशियम F का जो लैटिस एनर्जी है वो सबसे कम आएगा, और सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका आएगा, LiF का आएगा। ये इस तरीके से, बराबर, ये इस तरीके से, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर सबसे लीस्ट में सीशियम, ये इस तरीके से ऑर्डर बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को NaF दिया है और MgO दिया है। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्यों मज़ेदार क्वेश्चन है, इस बार कुछ भी सेम नहीं है, बताओ, कुछ भी सेम नहीं है। तो ऐसे में फिर कैसे गाड़ी चलेगी, आप आयंस में ब्रेक कर दो, कैसा हो जाएगा, Na+ आयन, F नेगेटिव आयन, Mg2+ आयन और यहाँ से O2 नेगेटिव आयन। याद रखना, अगर डिफरेंट भी आ जाते हैं तो भी इज्जत किसको दोगे, साइज का, सॉरी, चार्ज को ही दोगे। यहाँ पे चार्ज का प्रोडक्ट निकालो, 1 × 1 विल बी 1, यहाँ पे 2 × 2 दैट विल बी 4। ठीक है, तो यहाँ पे कौन वाला आपका ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के, तो इस हिसाब से MgO का ज़्यादा होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन है दिमाग को खाने वाला। क्या है ये क्वेश्चन, आपको दिया है Mg2N3 और दूसरा दिया है Al2O3। तुम बोलोगे क्या अजीब है, देखो यहाँ पे हमने चार्ज में पहले स्प्लिट कर लिया, Mg2+ होता है, N के ऊपर 3 नेगेटिव होता है, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है, O के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। बोलोगे ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे करो करो, यहाँ पे 2 × 3 कितना आया, 6, और यहाँ पे 3 × 2 कितना आया, 6। अरे बाप रे, यहाँ तो चार्जेस का प्रोडक्ट ही सेम आ गया।
अब जब चार्जेस का प्रोडक्ट सेम आ गया है तो फिर अब क्या करेंगे, तो ऐसे में थोड़ी कैलकुलेशंस की स्किल्स दिखानी पड़ती है, थोड़ी बुद्धि चलानी पड़ती है। देखो क्या है वो कैलकुलेशंस की स्किल। आप सबसे पहले दोनों के कैटायंस के चार्ज कंपेयर करो, ठीक है, दोनों के कैटायंस के कैटायन चार्ज कैसे लिखूँ, रुको उसको, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का ये तरीका है। कैटायंस के जो चार्ज होते हैं उसको कंपेयर करो। तो जब तुम कैटायंस के चार्ज को कंपेयर करोगे तो तुम ये पाओगे बिटवीन Mg2+, ठीक है, बिटवीन Mg2+ एंड Al3+ किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो Al3+ की ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक बार अनायन के चार्ज के हिसाब से चलो, ठीक है, अनायन के चार्ज के हिसाब से चलते हैं। तो अनायन के चार्ज के हिसाब से चलते हैं, N के ऊपर 3 निगेटिव है, O के ऊपर 2 निगेटिव है, किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, आपके N3 निगेटिव की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर वाले से रिजल्ट ये आ रहा है, ऊपर वाले डिस्कशन से ये रिजल्ट आ रहा है कि Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा रखो। नीचे वाले डिस्कशन से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि Mg3N2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा रखो, बराबर। अब इसके बाद एक साइज़ वाला फैक्टर भी है, साइज़ वाले फैक्टर को भी देखो, ठीक है। साइज़ वाले फैक्टर को क्यों छोड़ना, क्योंकि इस बार तो बहुत ही अजीब ही सिचुएशन आ गई है ना। कैटायन का साइज़ देखो, तो आपके पास कैटायन के साइज़ में क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास एक Mg2+ है और आपके पास एक Al3+ है। किसका साइज़ ज़्यादा है, Mg2+ का कि Al3+ का। Mg2+ का साइज़ ज़्यादा होता है। साइज़, अगर मैं साइज़ के रिस्पेक्ट में बातचीत करूँ तो Mg2+ का साइज़ ज़्यादा होता है। जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बराबर। तो इस डिस्कशन से ये रिजल्ट आया कि रिजल्ट ये बताता है कि Al2O3 की ज़्यादा लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एक बार अनायन के साइज़ के हिसाब से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अनायन में आप लोगों के पास एक N3 निगेटिव है और आप लोगों के पास एक O2 निगेटिव है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अब किसका साइज़ बड़ा है, अब अगर मैं साइज़ के रिस्पेक्ट में बातचीत करूँ तो साइज़ N3 निगेटिव का बड़ा है। अगर जिसका साइज़ बड़ा होता है, अच्छा ये रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग है, लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग, जिसका साइज़ बड़ा हो जाएगा उसकी लैटिस एनर्जी घट जाएगी। तो लैटिस एनर्जी किसकी कम हो गई, N3 वाले की कम हो गई, O2 निगेटिव की ज़्यादा हो गई। तो इस डिस्कशन से ये समझ में आया, रिजल्ट ये निकल के आया कि Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। तुम देखो हमने टोटल 4 कंपैरिजन किए थे, 2 चार्जेस को लेकर, 2 साइजेस को लेकर। तो 4 में से आप लोगों के 3 लोग बोलते हैं Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, सो देयरफॉर Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब इस तरीके से चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम आ जाए तो ऐसे किया करो काम, ठीक है, इस तरीके से एक एक चीज़ को देखते हुए, ठीक है, एक एक चीज़ को देखते हुए। सेम रहता है तो सेम में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ जब वेरी कर जाता है तब उस वक्त थोड़ी बहुत दिक्कत हम लोगों के दिमाग में छोटे से वेरी करती है। अभी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम कल सीखेंगे बॉर्न हैबर साइकिल पर, लेकिन हम लोग जो बॉर्न हैबर साइकिल सीखेंगे वो एक अप्रॉक्सीमेट तरीका होगा, वो एग्जैक्ट तरीका नहीं होगा, वो एक अप्रॉक्सीमेट तरीका होगा। अच्छा अभी एक चीज़, लास्ट टाइम जो हाइड्रेशन एनर्जी का टॉपिक चल रहा था उसमें मैं बताना भूल गई थी, तो हाइड्रेशन एनर्जी के अपने जहाँ भी नोट्स बनाए हो वहाँ लिख लेना, और अगर जगह नहीं होगी तो अलग से नोट की हेडिंग डालकर इसको लिख लेना। देखो हाइड्रेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन आया, आपको K+ दिया है और आपको Cl नेगेटिव दिया है, पूछेगा कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे चार्ज के बेसिस पे, अगर मैं जाऊँ तो चार्ज के बेसिस पे इसका +1 चार्ज, इसका -1, और तुम तो जानते हो हम लोग तो मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, तो दोनों का तो चार्ज सेम है। तो ऐसा अगर हमें लगता है, ठीक है, वी एक्सपेक्ट, वैसे एक्सपेक्ट मतलब हम पगले समान ऐसा सोचते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी K+ की और हाइड्रेशन एनर्जी Cl नेगेटिव की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये देखने को मिलती है कि हाइड्रेशन एनर्जी K+ की इक्वल नहीं होती हाइड्रेशन एनर्जी और Cl नेगेटिव की। मतलब अगर दो चीज़ों के चार्ज सेम है तो ये बिल्कुल मत सोचना कि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सेम होगी। चार्ज सेम है तब आप क्या करो, देन गो टू द फैक्टर ऑफ साइज, ठीक है, गो टू द फैक्टर ऑफ साइज। तो हमने साइज वाले फैक्टर को देखा, चलो साइज वाले फैक्टर से समझते हैं इस चीज़ को। तो आप लोगों के पास जो F नेगेटिव है, F नेगेटिव और Cl नेगेटिव, सॉरी K पॉजिटिव, और ये जो आप लोगों का, अच्छा F नेगेटिव है, F नेगेटिव,
इन दोनों का जो साइज है अप्रॉक्सीमेटली 136 पिकोमीटर दोनों का। तो यहाँ तो बाप रे साइज वाला फैक्टर भी सेम आ गया। फिर तो एक इंसान को ऐसा लगेगा 100% से नहीं नहीं यार अब तो किसी भी हालत में दोनों की लैटिस एनर्जी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। लैटिस एनर्जी आप लोगों की किसकी, लैटिस एनर्जी ऑफ K प्लस कम होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी ऑफ F नेगेटिव। अब हम लोगों को इसका रीज़न देखना है कि आखिर क्या रीज़न है इस चीज़ का। तो देखो जब हम लोग K प्लस की बात करते हैं तो बीच में K प्लस होगा, उसके आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बट वाटर मॉलिक्यूल्स का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो इंटरैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और जब मैं फ्लोरीन नेगेटिव को बीच में रखूंगी तो वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट इंटरैक्ट कर रहा होगा, उनके हाइड्रोजन वाले पार्ट इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो तुम ये देखो कि अगर इमेजिन करते हैं कि दो ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक K प्लस आयंस के पास दो O निगेटिव आयन से इंटरैक्ट करने के लिए, अब इसी में यहाँ पे एक F निगेटिव के पास वही दो वाटर मॉलिक्यूल्स में लेकिन 4 H प्लस आयंस हैं, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 H होते हैं ना, जिसकी वजह से। तो देयरफॉर यहाँ पे क्योंकि आपका इंटरैक्शन मोर होता है और मोर इंटरैक्शन की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी देयरफॉर लैटिस एनर्जी F नेगेटिव की ज़्यादा रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो उस क्लास में मैं बताना भूल गई थी, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ को ओवर करते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने कल तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पर। अभी जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किए हैं वो क्वेश्चन 1 से लेके 15 वाले हैं, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक के 15 वाले हैं। और ये वाले जो कल क्वेश्चंस हमें होमवर्क में दिए थे, कहाँ गए, रुको देख लें दो। अच्छा मेरे पास है नहीं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस हमें दिए थे एसिडिक वाला बेसिक वाला, वो वाले क्वेश्चंस मेरे पास से डिलीट हो गए। चलो तो वाले क्वेश्चंस के आंसर की मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर देती हूँ, ठीक है।